क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि आपको एक क्रॉस सेक्शन दिया है लाइट पाइप का। लाइट पाइप का मतलब है कि एक फाइबर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल आपको क्वेश्चन में दी हुई है और ये ग्लास से बनी हुई है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो म्यू की वैल्यू दे रखी है 1.68 के बराबर। जो आउटर कवरिंग है पाइप की उसको 1.44 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मटेरियल से बनाया जाता है, इसे कहते हैं क्लैडिंग। और इस क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 1.44। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द रेंज ऑफ द एंगल्स ऑफ द इंसिडेंट रे, यानी कि इस रे का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसकी रेंज आपको बतानी है विद द एक्सिस ऑफ द पाइप, इस एक्सिस के साथ ये एंगल बताना है, सो दैट टोटल रिफ्लेक्शन इनसाइड द पाइप टेक्स प्लेस, यानी कि अंदर जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है होता रहना चाहिए। तो ये एक ऑप्टिकल फाइबर केबल का प्रिंसिपल यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल किया हुआ है। तो पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं कि इस इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी है, हमारे काम आने वाली है। तो यहां पे हम लिखने वाले हैं लेट्स कैलकुलेट। आप क्वेश्चन आंसर की शुरुआत जो है गिवन से आप करेंगे, फिर आप लिखेंगे कि क्या आपसे पूछा गया है, फिर आप ये लिखना स्टार्ट करेंगे लेट्स कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल ऑफ पाइप एंड इट्स आउटर कवरिंग। इस इंटरफेस के बीच में हमें क्रिटिकल एंगल निकालना है। तो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन क्या है कि यदि एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में कोई लाइट जाती है तो एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा होता है जहां पे लाइट यदि इंसिडेंट होती है तो वो 90 डिग्री से रिफ्रैक्ट हो जाती है। ये 90 डिग्री होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल होता है एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल होता है ये। तो यहां पे मैं लगा सकता हूं स्नेल्स लॉ। तो यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है अंदर का दैट इज 1.68। सो 1.68 इंटू साइन ऑफ सी इज इक्वल टू, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.44 है इंटू साइन 90। तो यहां से आपको साइन सी की वैल्यू मिलती है, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू मिलती है 1.44 डिवाइडेड बाय 1.68। ये साइन सी की वैल्यू आपको यहां पे मिल जाती है। अब हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में, तो अगला पेज यहां पे हम ले लेते हैं। सो सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि ये आपके पास पाइप है, ये पाइप का है एक्सिस, दिख रहा है? हाँ जी। तो लाइट आ रही है ऐसे, एंगल जो लाइट का है वो आई के बराबर है, कोई बात नहीं, आई के बराबर है। तो अब लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.68 दिया है, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 के बराबर होता है। तो लाइट जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड होने वाली है। तो लाइट का जो पाथ था वो ऐसे होता, लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट ऐसे चली जाती है और नॉर्मल से जो एंगल होता है वो आर के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं आर की वैल्यू और आई की वैल्यू के बीच में रिलेशन यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो आपको मिलेगा 1 इंटू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू 1.68 इंटू साइन ऑफ आर। इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसको नाम दे दिया। अच्छा, यदि ये एंगल आर है तो मैं ये एंगल बता सकता हूं कितना होगा, 90 माइनस आर के बराबर होगा। और ये जो ग्लास है बेटा, और इस ग्लास की जो कवरिंग है इसको क्लैडिंग कहा जाता है। ये एक डेंसर टू रेयरर मीडियम बन रहा है, ये डेंसर मीडियम है, रेयरर मीडियम है, ये इनका इंटरफेस है। और यदि इस इंटरफेस पर लाइट की किरण जो है आकर गिर रही है तो इस नॉर्मल के साथ ये एंगल जो है ये 90 माइनस आर के बराबर बन रहा है। और ये क्वेश्चन में दिया है किसके बराबर है, आई डैश के बराबर है। तो आई डैश की वैल्यू जो है कितनी हो गई, आई डैश इज इक्वल्स टू 90 माइनस आर, इक्वेशन नंबर 2। तो भाई हमें क्वेश्चन में दिया है कि अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए। ये एंगल यदि आई डैश है तो ये भी एंगल आई डैश होना चाहिए। इसका मतलब ये एंगल यदि आई डैश है, ये एंगल भी आई डैश होना चाहिए। यानी कि इस पॉइंट पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए।
तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन ये होती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल या क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए ये वाला एंगल, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल इस इंटरफेस का। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज दैट एंगल I dash should be greater than critical angle। एंगल I dash should be greater than critical angle। एंगल I dash जो है वो किसके बराबर है? 90 माइनस आर के बराबर है। 90 माइनस आर के बराबर है एंगल I dash, और ये होना चाहिए C से ज्यादा। दोनों तरफ आप साइन ले लीजिए, दोनों तरफ साइन ले लीजिए। टेक साइन बोथ साइड, तो आपको मिलेगा साइन 90 माइनस आर इज ग्रेटर देन साइन सी, और साइन सी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1.44 अपॉन 1.68, तो मिलेगा आपको 1.44 डिवाइडेड बाय 1.68, दिस शुड बी लेस देन साइन ऑफ 90 माइनस आर विच इज कॉस ऑफ आर। कॉस ऑफ आर ज्यादा होना चाहिए 1.44 अपॉन 1.68 से। अब कॉस आर की वैल्यू जो है आप यहां से निकाल सकते हैं, कॉस आर की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। कितनी होगी भाई? कॉस आर की वैल्यू होने वाली है 1 माइनस साइन स्क्वायर आर का अंडर रूट, ये लिख सकते हैं आप। 1 माइनस साइन स्क्वायर आर का अंडर रूट इस शुड बी ग्रेटर देन 1.44 डिवाइडेड बाय 1.68। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, साइन आर की वैल्यू जो है साइन आई अपॉन 1.68 के बराबर है, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर आई डिवाइडेड बाय 1.68 का स्क्वायर का अंडर रूट शुड बी ग्रेटर देन 1.44 डिवाइडेड बाय 1.68। आपके पास इस इनइक्वालिटी में करंट जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है वो वेरिएबल है, सब चीज़ें आपको पता हैं। तो इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन होने वाला है वही हमारी रेंज होने वाली है, जिस रेंज के लिए हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस पूरे पाइप के अंदर मिलने वाला है। ठीक है जी, आगे चलते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसके बाद व्हाट इज द आंसर इफ देयर इज नो आउटर कवरिंग ऑफ द पाइप। यदि यहाँ पे कोई कवरिंग नहीं है, यहाँ पे सिर्फ जो है एयर है, यहाँ पे है 1.68, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.68 है, तो क्या आंसर पे फर्क पड़ने वाला है? तो भाई पहले आप क्रिटिकल एंगल यहाँ पे निकाल लीजिए कितना होगा। क्रिटिकल एंगल जो है, क्रिटिकल एंगल C की वैल्यू होने वाली है साइन C इज इक्वल टू, आपको मिलेगा 1 अपॉन 1.68, इक्वेशन नंबर 1। ये आपको मिलने वाली है वैल्यू 1 अपॉन 1.68, और सारी वैल्यूज जो हैं सब कुछ सेम रहने वाली हैं। तो मैं यहाँ इनइक्वालिटी जो है I डैश शुड बी ग्रेटर देन C, या फिर आप ये लिख सकते हैं, सेम चीज़ लिख सकते हैं, बस वहाँ पे जो है 1.44 अपॉन 1.68 की जगह 1 अपॉन 1.68 आ जाएगा, तो आपको रिजल्ट मिलेगा दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर आई डिवाइडेड बाय 1.68 का स्क्वायर का अंडर रूट शुड बी ग्रेटर देन 1 अपॉन 1.68। तो ये इनइक्वालिटी आपको यहाँ पे मिल जाने वाली है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि आपने पढ़ा है कि प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं वो वर्चुअल इमेज बनाते हैं, सही बात है। तो क्या वो कभी कैसे किसी सर्कमस्टेंस में क्या वो कभी रियल इमेज बना सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, एक प्लेन मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर दोनों ही रियल इमेज बना सकते हैं। देखिए कैसे। तो मैं यहां पे एक एग्जांपल ले रहा हूं एक प्लेन मिरर का। एक प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर के ऊपर लाइट की जो रे है कुछ ऐसे आ रही है, लाइट की रे ऐसे आ रही है, और एक लाइट की रे जो है वो आ रही है ऐसे, लाइट रे आ रही है इस तरीके से। और ये लाइट रे जब टकराएंगी रिफ्लेक्शन के बाद, देखिए ये इंसिडेंट लाइट रे है, ये इंसिडेंट लाइट रे IR1 है, ये इंसिडेंट लाइट रे IR2 है। यदि मैं इनको रिफ्लेक्ट करवाता हूं तो ये रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाएगी, IR2 की जगह बन जाएगी RR2, और ये वाली जो लाइट है ये रिफ्लेक्ट होके क्या होगी, ये RR1 बन जाने वाली है। तो हम जानते हैं कि रिफ्लेक्टेड लाइट रे और या रिफ्रैक्टेड लाइट रे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इमेज कहलाता है। तो यहाँ पे ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो है एक्चुअल में मीट कर रही हैं, तो आपको यहाँ पे रियल इमेज मिलने वाली है,
तो हम एक बात और यहाँ पे ध्यान से देखें कि इंसिडेंट लाइट रे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कहीं आ रहा है यहाँ। तो यानी कि जब इंसिडेंट लाइट रे एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं हो रही हैं लेकिन उनको आगे बढ़ाने पर वो मिल रही हैं, तो हमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट मिल रहा है। और रिफ्लेक्टेड लाइट रे जब टकरा रही हैं एक्चुअल में, तो हमें यहाँ पे रियल इमेज बन रही है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग हमें रियल इमेज मिल सकती है इन द केस ऑफ प्लेन मिरर। और यही बात एप्लीकेबल होती है कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी। यदि कॉन्वेक्स मिरर में जो लाइट रे हैं वो ऐसे आ रही हैं, लाइक दिस, इस तरीके से लाइट रे आ रही हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद जो है, रिफ्लेक्शन के बाद वो असल में टकरा जाती हैं और यहाँ पे आपको बनती है एक रियल इमेज बनती है। एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की आपको रियल इमेज मिल जाती है कॉन्वेक्स मिरर में भी, और आपको प्लेन मिरर में भी ऐसा देखने को मिल जाता है। ठीक, तो इसका जवाब है हाँ, यदि वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है तो हमें रियल इमेज मिल जाती है दोनों से। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट ये है कि वर्चुअल इमेज हम कहते हैं कि स्क्रीन पर हम उसको कैप्चर नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते। तो इन्होंने आगे पूछा है, येट व्हेन वी सी अ वर्चुअल इमेज, जब भी हम लेकिन वर्चुअल इमेज देखते हैं तो ऑब्वियसली वी आर गेटिंग द इमेज एट आवर रेटिना। तो हमारी रेटिना जो एक तरीके से स्क्रीन है, उस स्क्रीन पर भी तो हम पा रहे हैं, तो हम वर्चुअल इमेज को कैसे देख पाते हैं? हमारी रेटिना जो स्क्रीन है उस पर हम उसको करवा ही रहे होंगे। इसका मतलब यह है यदि वर्चुअल इमेज को हम देख पा रहे हैं, इसका मतलब हमारी रेटिना पे हम उसको फोकस कर पा रहे हैं, रेटिना पर उसकी इमेज बन पा रही है। तो क्या इसमें जो है चल रहा है, सॉर्सरी जो है क्या चल रही है? तो जवाब इसका ये है जनाब कि मान लीजिए आपके पास एक मिरर है, मिरर के सामने एक रियल ऑब्जेक्ट रखा है। रियल ऑब्जेक्ट की जो इमेज है आप जानते हैं वर्चुअल इमेज बनती है। इसका रे डायग्राम यदि आप बनाना चाहें तो एक लाइट की जो रे है वो ऐसे जाती है और ऐसे ही लौट आती है, और एक लाइट रे यदि ऐसे जा रही है तो लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाती है इस तरीके से, और उनको पीछे मिलाने पर आपको ये मिल रही हैं लाइट रे। तो आपको यहाँ पे वर्चुअल इमेज मिल रही है। लेकिन जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, एक ये है एक ये है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे नंबर 2, रिफ्लेक्टेड लाइट रे नंबर 1, ये इंसिडेंट लाइट रे नंबर 2 और इंसिडेंट लाइट रे नंबर 1। लाइट रे जो आपके पास इंसिडेंट लाइट रे हैं उनके इंटरसेक्शन से आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है, और जो आपके पास रिफ्लेक्टेड लाइट रे हैं उनके इंटरसेक्शन से आपको इमेज मिल रही है। अब हमारी आंख जो है, उस आंख में एक कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है जिसकी फोकल लेंथ जो है वो एडजस्ट हो जाती है बाय द सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स की हेल्प से उस लेंस की जो होती है फोकल लेंथ उसको एडजस्ट किया जा सकता है। साहब ये हमारी आंख है, ये हमारी आंख है, और ये हमारी आंख का आई लेंस है, ये हमारी आंख का आई लेंस है। तो जब हमारी आंखों के इस वाले लेंस पर रेटिना जो है पीछे, रेटिना तो साहब हमारा पीछे है, ये है रेटिना आपका, तो हमारी आंख के अंदर जो लेंस होता है वो इन लाइट रेज को क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है रेटिना पर। तो एक्चुअल में जो हमारे रेटिना पर जो है वो रियल इमेज ही बन रही होती है। तो कौन बना देता है रियल इमेज? ये बीच में हमारे लेंस भैया जो हैं ये वर्चुअल इमेज को भी रियल इमेज बना देते हैं। कॉन्वेक्स लेंस जो हमारी आंखों में लगा होता है उसकी वजह से रेटिना पे जो लाइट है वो एक्चुअली मीट कर जाती है और हमें इमेज जो है वो असल में दिख जाती है, चाहे वो वर्चुअल ही क्यों ना हो। ठीक, तो ये इसका आंसर हुआ। इसके बाद ऑप्शन सी है इसका, अ डाइवर अंडर वाटर लुक्स ऑब्लिकली एट अ फिशरमैन स्टैंडिंग ऑन द बैक ऑफ अ लेक, वुड द फिशरमैन लुक टॉलर और शॉर्टर टू द डाइवर देन व्हाट ही एक्चुअली इज। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक आपके पास कौन है, फिशरमैन है, एक फिशरमैन है, ये रहा फिशरमैन, ये फिशरमैन के पैर हैं, ये फिशरमैन का हेड है। अब फिशरमैन जो है वो पानी की सरफेस से ऊपर खड़ा है, मछलियों को ताक रहा है। एक डाइवर, एक गोताखोरी की आदत जिसे लग चुकी है, वो गोताखोर उस पानी के अंदर है, वो तैर रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो बंदा है ये टॉलर दिखेगा इसको या फिर शॉर्टर दिखेगा, तो चेक कर लेते हैं क्या दिखेगा।
तो भाई हम जानते हैं कि फिशरमैन जो है पानी की सरफेस से ऊपर है, पानी की सरफेस से ऊपर एयर होती है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1 होता है। वाटर जो है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है लगभग 4/3 होता है, और लगभग 4/3, और ये 4/3 एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है वाटर। अब हम जानते हैं कि जब लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो भाई एक लाइट रे आप मानेंगे, यहां पे एक लाइट रे यदि जाती है ऐसे, ये आपका नॉर्मल हुआ, नॉर्मल से मान लीजिए एंगल बना रही है आई, तो वो अपने पाथ से डेविएट होगी और नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। तो इसका जो पाथ था, इसका जो पाथ था एक्सपेक्टेड, वो था साहब ऐसे, लेकिन वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है लाइक दिस, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, और ये एंगल होता है, ये आर के बराबर होता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे ज़्यादा होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कम होता है। अच्छा ठीक है, अब इस रिफ्रैक्टेड लाइट को यदि हम पीछे एक्सटेंड कर देते हैं, यदि हम पीछे इसे एक्सटेंड कर देते हैं, तो हमें यहाँ पे इसका हेड दिखने को मिलता है। यदि इसका हेड h है तो हमें हेड की इमेज मिलती है h' पर, तो हम कह सकते हैं कि ये बंदे की हाइट इतनी है, लेकिन हमें इसका सर ऊपर दिख रहा है, इसका मतलब हमें हाइट जो इसकी दिख रही है वो h' के बराबर दिख रही है। इसका मतलब h' की जो वैल्यू है वो h से ज़्यादा है। इसका मतलब हमें ये जो फिशरमैन है ये अपनी खुद की एक्चुअल लंबाई से इसकी लंबाई ज़्यादा हमें दिखने वाली है। ठीक है साहब। इसके बाद इसका डी पार्ट है, डज द अपेरेंट डेप्थ ऑफ अ टैंक ऑफ वाटर चेंज इफ व्यूड ऑब्लिकली, इफ सो डज द अपेरेंट डेप्थ इंक्रीज और डिक्रीज। तो आपसे पूछा गया है कि यदि आपके पास एक टैंक है, वाटर टैंक, तो उसका बॉटम को यदि हम बिल्कुल ऊपर से देखें या उसको ऑब्लिकली उसको ऑब्जर्व करें, तो दोनों में से किस केस में आपको अपेरेंट डेप्थ ज़्यादा मिलेगी और किस केस में आपको अपेरेंट डेप्थ कम मिलने वाली है। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक टैंक यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये रहा आपका टैंक, इस टैंक में भरा हुआ है पानी। यहाँ पे है साहब इनका बॉटम। मान लीजिए मैंने बॉटम पे एक पॉइंट ले लिया है और इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया है, बॉटम है तो बी रख देते हैं। अब मैं पहले नॉर्मल के बारे में आपको बता रहा हूँ कि यदि कोई ऑब्जर्वर बिल्कुल ऑलमोस्ट नॉर्मल है, नॉर्मल टू दिस लाइन, तो उसके लिए अपेरेंट डेप्थ जो है वो क्या होने वाली है। तो यहाँ से एक लाइट की जो रे है जो सीधी जाएगी, एक सीधी लाइट की रे जो जा रही है वो बिना डेविएशन के सीधी निकल जाने वाली है, ये तो आप जानती हैं। एक लाइट रे जो इस तरीके से जाएगी पास में, तो वो बहुत ही कम एंगल बना रही होगी, बहुत ही ज्यादा कम, एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो भी कम होने वाला है। तो थोड़ा सा वो डेविएट होने वाली है नॉर्मल से। इसका ओरिजिनल पाथ जो है ऐसे है, तो थोड़ा सा वो डेविएट होने वाली है, थोड़ा सा डेविएट होगी। तो यदि मैं इसको पीछे की तरफ मिला देता हूँ, तो यहाँ कहीं आपको ये मिलती हुई दिखाई देती है। तो इस B का B1 हमें इमेज मिल जाता है। तो यदि मैं कहता हूँ कि ये वाली जो डिस्टेंस है, ये यदि रियल डेप्थ है इसकी, ये रियल डेप्थ है, तो इसकी अपेरेंट डेप्थ जो होती है वो ये होती है, अपेरेंट डेप्थ होती है ये। ठीक है जी, अपेरेंट डेप्थ इसकी ये होने वाली है, यहां से लेकर B1 तक की जो डिस्टेंस है। ठीक है, इस सरफेस को मान लेते हैं, सरफेस को S मान लेते हैं। सो डिस्टेंस SB इज रियल डेप्थ, और जो डिस्टेंस SB1 है वो क्या आपके पास है, अपेरेंट डेप्थ फ्रॉम नॉर्मल, अपेरेंट डेप्थ नॉर्मल व्यू के लिए है। अब ऑब्लिकली यदि इसको व्यू किया जा रहा है, मान लीजिए हमारा जो ऑब्जर्वर है वो यहां पर है, तो लाइट की रे उसकी आंखों पे जो मिलने वाली हैं वो कुछ ऐसे होंगी। मान लीजिए एक लाइट रे यहां से ऐसे जा रही है, तो इस नॉर्मल पे जाके अपना पाथ वो भटकने वाली है।
ये यदि एंगल I2 है, और आप देख सकते हैं आंखें खोलकर कि I1 बहुत छोटा है लेकिन I2 बहुत ज्यादा बड़ा है, ऑब्लिक जो आपके पास ऑब्लिक इंसिडेंस है उसके केस में, ऑब्लिक व्यू के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस। तो ये जो हमारी लाइट की रे है ये बेंड होती है, इसका असली पाथ ये होना था लेकिन ये बेंड हो जाती है कुछ इस तरीके से। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है आपको मिल रहा है वो मिलता है ये वाला। अब यदि इस लाइट को आप पीछे की तरफ मिलाएंगे तो आपको कहीं ये मिलने वाला है, यहां पर कहीं, यहां पर आपको इमेज मिलने वाली है। एक और लाइट बना दो, एक और लाइट बना दो ऐसे, और वो भी कहीं ऐसे जा रही होगी, और दोनों को मिला दीजिए। तो यहां कहीं आपकी इमेज बनती है B2 के बराबर, यहां कहीं B2 आपको इमेज बनती है। तो यदि मैं यहां से S से लेके B2 तक की जो डिस्टेंस की बात करूं, SB2, ये क्या है साहब, आपकी अपेरेंट डेप्थ फॉर ऑब्लिक व्यू। ऑब्लिक व्यू के लिए जो अपेरेंट डेप्थ है आपकी, और आप यहां पे क्लियरली देख सकते हैं कि SB1 और SB2 में कौन ज्यादा है। SB1 ये आपकी नॉर्मल व्यू की अपेरेंट डेप्थ है, SB2 जो है वो आपकी ऑब्लिक व्यू की अपेरेंट डेप्थ है। दिस इज फॉर नॉर्मल व्यू, ये क्या है आपका ऑब्लिक व्यू। तो इनमें से बताइए कौन ज्यादा है, S से लेकर B2, S से लेके B1, SB1 क्लियरली देख सकते हैं ज्यादा है और SB2 जो है वो कम है। इसका मतलब अपेरेंट डेप्थ जो है वो कम आती है इन द केस ऑफ ऑब्लिक व्यू, लेकिन जब हम नॉर्मल व्यू की बात करते हैं तो आपको अपेरेंट डेप्थ ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो और इसमें नॉर्मल व्यू में तो हमें फॉर्मूला भी मालूम है कितना होता है आपके पास। यदि सरफेस से लेकर रियल डेप्थ ये है, या इसको डी रियल डिवाइडेड बाय म्यू, डी रियल बाय म्यू, ये वैल्यू होती है अपेरेंट डेप्थ की नॉर्मल व्यू के केस में। ठीक है जी, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का काफ़ी ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द ग्लास। तो इस प्रॉपर्टी का, इस बात का क्या डायमंड कटर इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, ये क्वेश्चन मैं आपसे लास्ट में पूछा हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ग्लास और डायमंड के बारे में। ग्लास है और डायमंड है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है लगभग 1.5 के बराबर ऑन एन एवरेज, और डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2.4 के आसपास होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और हम ये बात जानते हैं कि क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू होती है विद रिस्पेक्ट टू एयर वो होती है साइन इनवर्स ऑफ 1/μ। ये क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होती है, क्रिटिकल एंगल विद रिस्पेक्ट टू एयर बात कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी लाइट इस मीडियम से, ग्लास से एयर में जा रही है, डायमंड से एयर में जा रही है, तो उसका क्रिटिकल एंगल जो है वो उसका फॉर्मूला होता है ये साइन इनवर्स 1/μ। तो ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायमंड की बात करें डायरेक्ट, डायमंड का जो क्रिटिकल एंगल होता है वो होता है लगभग 24 डिग्री के आसपास, 24 डिग्री एंगल होता है। और हम ये बात जानते हैं अच्छे से कि यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है। तो यहां पे हम लिखेंगे कि TIR अकर्स इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, यानी कि 24 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के एंगल तक यदि इस एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 24 डिग्री से 90 डिग्री तक हो जाती है तो हमारी जो लाइट होती है वो टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये इस बात का फायदा उठाते हैं कौन, डायमंड कटर। डायमंड कटर ऐसे लोग जो डायमंड को कट करते हैं, तो वो क्या करते हैं भाई, डायमंड जो है एक रैंडम शेप में पाया जाता है। उस डायमंड को एक पर्टिकुलर शेप, आपने देखा होगा कि इस तरीके का एक शेप होता है, लगभग रफली कोन की तरीके से आपको वो दिखता है। तो इस पर्टिकुलर शेप में इसको ढालने का एक कारण होता है। वो कारण ये है कि हम क्या चाहते हैं डायमंड से, कि डायमंड जो है एकदम चमकना चाहिए, जोर जोर से चमकना चाहिए डायमंड। तो हम ये चाहेंगे कि लाइट इस डायमंड पर जब गिरेगी
तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसका होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या चाहते हैं, वी वॉन्ट दैट द लाइट falling on diamond reflect total internally, of course, from as many faces as possible. तो यदि जितने ज़्यादा फेसेस से वो टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी तो उतनी ही ज़्यादा समय के लिए लाइट जो है वो अंदर ट्रैप रहेगी और हमें जो डायमंड है वो चमकता हुआ दिखाई देगा। और वही हम चाहते हैं कि इसका शेप इस तरीके से ढाला जाए कि जिससे क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमको देखने को मिले। तो इस प्रॉपर्टी का फ़ायदा जो है डायमंड कटर श्योर उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दिया है कि एक इमेज है स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब की, वो उसके सामने वाली दीवार जो 3 मीटर की दूरी पर रखी है उस पर बननी चाहिए। तो कितनी मैक्सिमम फोकल लेंथ का आप कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपको फोकल लेंथ बतानी है, कितनी फोकल लेंथ होगी। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि आपके पास एक वॉल है जहाँ पे एक बल्ब रखा हुआ है, ये है साहब आपका बल्ब, और इस बल्ब की इमेज आपको बनानी है इसकी सामने वाली दीवार पर, और जो दीवार यहाँ से 3 मीटर की दूरी पर रखी हुई है। तो आपको बताना ये है कि इस एक कॉन्वेक्स लेंस जो है, कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे हमें इस्तेमाल करना है। सो मैक्सिमम फोकल लेंथ इस कॉन्वेक्स लेंस की कितनी हो सकती है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो पहली बात तो आपको ये समझनी ज़रूरी है कि क्योंकि हम एक्चुअल इमेज यहाँ पर स्क्रीन पर इस वॉल पर ला पा रहे हैं, इसका मतलब हम रियल इमेज चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की रियल इमेज इस लेंस में से बननी चाहिए। अच्छा, मैं मान लेता हूँ कि इसकी फोकल लेंथ जो है वो f के बराबर है और इस ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक की जो दूरी है वो u के बराबर है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है हम मान लेते हैं v के बराबर है, और v की वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी होगी, 3 - u के बराबर। क्लियर है? ये पूरी की पूरी जो डिस्टेंस है 3 के बराबर है, ये डिस्टेंस यदि u के बराबर है तो ये 3 - u के बराबर हो जाती है। अब यहाँ पे मैं लेंस की इक्वेशन लगाने वाला हूँ यूजिंग लेंस इक्वेशन। लेंस इक्वेशन होती है 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। वैल्यू पुट करते जाइए, 1/v, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव है, 1/v, v कितना है 3 - u, माइनस 1/u, 1/- u इज इक्वल टू 1/f, तो यहां से आपको मिलने वाला है 1/3 - u प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। डिनोमिनेटर इसका जो है एलसीएम आ जाएगा 3 - u इंटू u, आ जाएगा आपके पास u प्लस 3 - u इज इक्वल टू 1/f। इसको u से u चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसको, तो आपको मिल जाएगा 3f इज इक्वल टू 3u माइनस u स्क्वायर। अब आप इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको यहाँ पे मिल जा रही है, u स्क्वायर माइनस 3u प्लस 3f इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू u इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 3 इंटू f 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। अब मैं यहां पे ये बात कह सकता हूं कि यदि आपको रियल वैल्यूज चाहते हैं, यदि आप u की रियल वैल्यूज निकालना चाहते हैं, इमेजिनरी वैल्यूज नहीं निकालना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये जो स्क्वायर रूट के अंदर की जो क्वांटिटी है ये नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। तो यहां पे हम ये बात लिख लेते हैं, फॉर रियल सॉल्यूशन ऑफ u, तो ये जो अंदर है आपके पास 9 माइनस 12 इंटू f, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो यहां पे हम ये बात लिख सकते हैं दैट 12f शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 9। तो ये आपके पास मिल जाता है f शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 3/4 0.75। f शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 0.75। f 0.75 से कम होनी चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू इस फोकल लेंथ की कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू इस फोकल लेंथ की हो जाएगी 0.75 मीटर, 0.75 मीटर। तो ये आपका आंसर जो है हो जाएगा। आगे चलते हैं।
हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं, बच्चे पूछ रहे हैं अलग अलग बैच में कि सर कब कौन सा बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। तो मैं ये इन सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनको एक साथ ही दे रहा हूँ ताकि मुझे बार बार हर एक बैच में हर जगह पे अलग अलग ना बताना पड़े। ये डिटेल है। माई बैचेस फॉर IIT JEE कमिंग सून, यानी कि जो अब आने वाले बैच हैं मेरे, ठीक है ना, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। न्यू इवॉल्व यानी कि 12th क्लास का उन स्टूडेंट के लिए जो 11th से 12th मूव कर रहे हैं और थोड़ा सा लेट हो गए हैं ज्वाइन करने में, उनके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 5 मई से, ठीक है ना। यानी कि 2022 में जो अपना IIT JEE का एग्जाम देंगे उनके लिए एक नया इवॉल्व स्टार्ट हो रहा है। कब से? 5 मई से, ठीक है बच्चों। रेगुलर बैच है, फुल थ्योरी का बैच है, 5 मई से स्टार्ट होके समझ लिए अक्टूबर एंड या नवंबर एंड तक ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आता है इमर्ज बैच जो कि 11th क्लास के लिए, यानी कि 10th से 11th मूव करने वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनको 2023 में अपना IIT JEE का एग्जाम देना है, उनके लिए बैच स्टार्ट होगा 20th मई से, ठीक है ना। 20th मई से उनके लिए न्यू बैच स्टार्ट होएगा इमर्ज का, ठीक है ना। तो बच्चों, मेरा ये एक ही बैच होगा, इसी के लिए आपको इंतजार करना है, इसी में एडमिशन लेना है, कहीं और नहीं जाना, ठीक है। एक्सेल बैच ड्रॉपर्स के लिए, यानी कि जो बच्चे इस साल 12th क्लास में हैं, ठीक है ना, अपना बोर्ड दे के वो नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए एक्सेल बैच है जो कि इसी साल यानी कि 2022 में जिनको अपना IIT JEE का एग्जाम देना है उनके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 29 मई से, ठीक है बच्चों। ये 12th पास लोग हैं। तो ये इंफॉर्मेशन थी मेरे बैचेस के बारे में, ठीक है बच्चों। और इनके अलावा शायद ही नेक्स्ट बैच कोई स्टार्ट होंगे क्योंकि इतने में ही मेरा फुल टाइम कवर हो जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा सा इंतजार करिए और इसी बैच में एडमिशन लीजिए। थैंक यू।